Okay, I think we are live now. Recording done. Live session started. ओके तो हम अभी लाइफ प्रोसेस का सेकंड लेक्चर है उसको देख रहे हैं। कल तक हमने जो चीज़ें देखी थी हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ से शुरू करा था? हमने शुरू करा था लाइफ प्रोसेस एंड देयर मेंटेनेंस। तो हम जान रहे थे कि क्या होती है लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर क्या क्या होता है, हम कब बोलते हैं कि कोई चीज़ लाइफ है, हम कौन सी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेस उनको बोलते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो लाइफ के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कौन सी? जैसे कि आपका रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, आपका न्यूट्रिशन हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, तो एक्सक्रीशन हो गया। तो ये वो प्रोसेस है जो आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, आपको सिर्फ ज़िंदा रखने के लिए नहीं, आपको उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, वो मेंटेन कैसे होती है हमने उसके बारे में भी देखा। लाइफ क्या होती है, फिर हमने देखा कि लाइफ क्या होती है, वो प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनसाइड ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब होता है? लाइफ इज डिफाइंड बायोलॉजिकल बाय द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनसाइड ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है कि लाइफ को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो मियर सिर्फ स्टैटिक या फिर जो विजुअल मूवमेंट्स ही से लाइफ डिफाइन नहीं होती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी प्रेजेंट है तो भी हम उसको लाइफ बोलते हैं। इसका एग्जांपल है कि जब आप सो रहे हैं तब भी कोई आप वर्चुअल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, मगर आपकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो आपके अंदर लाइफ प्रेजेंट है। जब भी कोई सीड होता है, सीड डॉर्मेंट होता है पर उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होती है, तो वो भी एक लाइफ प्रोसेस है, वो भी उसको हम लाइफ बोलेंगे। वो सीड डेड नहीं है, वो सीड लाइव है। ठीक है, मूवमेंट कैसे हो सकते हैं? विजिबल हो सकते हैं, और कैसे वॉकिंग, ब्रीदिंग, या फिर इंटरनल और इन्फर्ड मूवमेंट हो सकते हैं। इंटरनल मूवमेंट्स का क्या मतलब होता है? मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट और सेलुलर रिएक्शंस। ओके, स्लीपिंग पर्सन और क्लोज स्लीप मे नॉट शो विजिबल साइंस बट आर स्टिल अलाइव ड्यू टू ऑनगोइंग मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। इसके बारे में अभी हमने देखी थी। ठीक है, वायरस के बारे में हम देख चुके थे कि वायरस जब अपने होस्ट के अंदर रहता है तब वो लाइव होता है, मगर जब वो अपने होस्ट के बाहर होता है तब वो लाइव नहीं होता है। अब हम देख रहे हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। डिफरेंट लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होता है? ठीक है, वही है एसेंशियल बायोलॉजिकल फंक्शंस जो लाइफ को मेंटेन करते हैं, वही है लाइफ प्रोसेस। एसेंशियल बायोलॉजिकल फंक्शंस कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये हम देख ही चुके हैं कि ये वो बायोलॉजिकल फंक्शंस है जो लाइफ को मेंटेन करते हैं। फिर हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमने देखा कि न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कि सिर्फ फूड ही न्यूट्रिशन नहीं होता है, फूड को इंटेक्ट करना और उसको यूटिलाइज करना। किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करना? उससे एनर्जी बनाना और उससे रॉ मटेरियल्स बनाना जो हमारी ग्रोथ में रिक्वायर्ड हो। इस पूरी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। सिर्फ फूड को ले लेना ही न्यूट्रिशन नहीं होता है। न्यूट्रिशन के हमने टाइप्स देखे थे, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में हमने देख लिया था कि कैसे वो न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपना खाना खुद बनाता है तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कैसे? जैसे प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, अपना ग्लूकोज खुद बनाता है। और दूसरा न्यूट्रिशन जो हमने देखा था वो होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? उसमें आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो अपने फूड के लिए। कैसे? जैसे हम डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर अपने फूड के लिए। जो हर्बीवोरस हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो कार्निवोरस हैं वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो जब ये डिपेंडेंसी आ जाती है कि आपको फूड कोई और बना रहा है और आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, उस टाइप का न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होता है। प्लांट्स के अलावा बाकी सब लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। कैसे? जैसे एनिमल्स हो गया, फंगस हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, पैरासाइट्स हो गए, एवरीथिंग। अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हमने देखा था क्या क्या होता है। उसके अंदर सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में क्या होता है? उस प्रोसेस में प्लांट अपना खाना बनाते हैं। वो प्रोसेस होती कैसे है? वो प्रोसेस होती है बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, और जब सनलाइट आती है प्लांट के ऊपर, ठीक है, तो वो सनलाइट जो लाइट एनर्जी है वो ट्रैप होगी। ठीक है, वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट ने बाहर से ली है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा और वो स्प्लिट हुआ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करेगा।
तो अब यहाँ पे हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो कहाँ से निकलती है, वो वाटर के मॉलिक्यूल वाली ऑक्सीजन है। जो भी नेसेंट ऑक्सीजन है वो वाटर के मॉलिक्यूल से निकलती है। और आपका ग्लूकोज में कौन सी ऑक्सीजन है, तो ग्लूकोज में वो ऑक्सीजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रही है। ठीक है, अब ये कहाँ पे हो रहा था, ये हो रहा था क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोरोफिल की वजह से वो एनर्जी जो है ट्रैप होती है। क्लोरोफिल पिगमेंट ही है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एनर्जी को ट्रैप करने में। अगर एनर्जी ही ट्रैप नहीं होगी, सनलाइट ही ट्रैप नहीं होगी, तो फिर ये प्रोसेस आगे फॉर्म ही नहीं होगी, ग्लूकोज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है ये एनर्जी की ट्रैपिंग की वजह से हो रहा है, और ये ट्रैपिंग का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। ठीक है, अब ये हमने जाइलम फ्लोएम को देखा था, उसका स्ट्रक्चर देखा था। बीच में लीफ का मिडरिब होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है। कैसा सेल ऑर्गेनल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, जैसे राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है, गोल्जी बॉडी भी एक सेल ऑर्गेनल है। ये कहाँ पे होते हैं, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेल होती है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है, उस सेल ऑर्गेनल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। उस क्लोरोफिल के वजह से और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा था कि स्टोमेटा में कैसे काम होता है। तो स्टोमेटा के आसपास दो गार्ड सेल होती हैं। वो गार्ड सेल जब स्वेलो होती हैं, उनके अंदर पानी जाता है तो वो फूल जाती हैं और वो ओपन कर देती हैं। ठीक है, जब आप उनका काम हो जाता है तो वापस से श्रिंक हो जाती हैं और वो क्लोज हो जाती हैं। जब ये श्रिंक हो रही होती हैं तो पोटेशियम भी इस गार्ड सेल में से बाहर निकल जाता है। इसको क्लोज करने में पोटेशियम का भी रोल होता है। ठीक है, गार्ड सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में एक स्टोमेटल पोर होता है। पोर मतलब छेद। ठीक है, ये गार्ड सेल्स होती हैं और ये गार्ड सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल भी एक सेल ही है और सेल के अंदर का जो ऑर्गेनल है वो है क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमने ये सब देख लिया था। इसके स्टेप्स देख ली थी फोटोसिंथेसिस की। लाइट एनर्जी को सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा, फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर वाटर स्प्लिट होगा और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। ठीक है, और CO2 जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। वो केल्विन साइकिल के थ्रू कन्वर्ट होता है। केल्विन साइकिल को आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देख लिया कि कैसे CO2 से ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज इज मेन फूड। ग्लूकोज ही फिर आगे जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो एक अलग साइकिल है, वो हम बाद में देखेंगे। उसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें हमने देखा था कि आप खुद अपना फूड नहीं बना रहे, कोई और आपके लिए फूड बना रहा है, आप किसी और पे डिपेंडेंट है। तो इसके कितने टाइप होते हैं, इसके भी फिर 3 टाइप होते हैं। एक होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जो ह्यूमंस में होता है और दूसरा एनिमल्स में होता है। उसमें क्या होता है, हम खाना लेते हैं, हम इंजेक्शन, उसका खाना लेना मतलब उसका इंजेक्शन, हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसका डाइजेशन, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, उसका एब्जॉर्प्शन, फिर जहाँ उसकी ज़रूरत है वो वहाँ पर एसिमिलेट होता है। ठीक है, और फिर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका इजेशन। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम अच्छा खाना लेते हैं, फ्रेश खाना। ठीक है, जो सड़ा हुआ खाना लेते हैं कौन, जैसे फंगस, जब आपका खाना पुराना हो जाता है, बासी होता है, तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया पुराने खाने के ऊपर मिल जाते हैं। तो जो इंसान अच्छा खाना लेता है तो वो कौन सा न्यूट्रिशन है, होलोजोइक, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे जो फीड करता है, वैसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके एग्जाम्पल है फंगस, बैक्टीरिया, ये उसके एग्जाम्पल है जो डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं। अगला न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं वो किसी और ऑर्गेनम का जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो उसके ऊपर डायरेक्ट न्यूट्रिशन पे फीड कर रहे हैं। मतलब वो पूरा एंड प्रोडक्ट के ऊपर फीड कर रहे हैं, उनको खुद कुछ मेहनत नहीं करना, उनको डाइजेशन नहीं करना चाह रहे हैं वो अपना। ठीक है, वो अपना कोई अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं करना चाह रहे, किसी वो फूड को प्रोसेस नहीं करना चाह रहे हैं, बस आप उनको फूड बना के दे दो और वो आपसे ले लेंगे। वो पैरासाइट होते हैं जो आपको हार्म भी करते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, टैप वर्म होता है, वर्म के इन्फेक्शन होते हैं, एस्केरिस हो गया उसका इन्फेक्शन होता है। ठीक है, आपका राउंड वर्म हो गया, लीच हो गई, लाइस हो गई, और ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो आपकी बॉडी में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, या तो आप कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हो, कोई सा ख़राब वाटर है उसकी वजह से, या फिर कोई ख़राब फूड आप खा रहे हो उसकी वजह से। छोटे बच्चे मिट्टी में खेल रहे होते हैं, मिट्टी के अंदर वर्म्स होते हैं, वो खा लेते हैं मिट्टी को, तो उस मिट्टी के थ्रू भी उनके अंदर पैरासाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर वो आपके बॉडी के अंदर ही रहते हैं। फिर आप जो भी अपना आप फूड लेते हो उससे आप जो न्यूट्रिशन फॉर्म करते हो वो उस न्यूट्रिशन को सक कर लेते हैं और आपको फिर डिफिशियंसीज होने लगती है, वो आपको मालनरिश्ड करते हैं। आपके मालनरिशमेंट का मतलब होता है कि जो प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है।
तो वो आपको मालनरिश्ड बना देते हैं, आपको कमज़ोर बना देते हैं, ठीक है। जो बॉडी के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है वो न्यूट्रिशन आपको मिल नहीं पाएगा। और एक अमीबा में हमने न्यूट्रिशन देखा था, वो भी होलोजोइक था, वो सूडोपोडिया फॉर्म कर रहा था। सूडोपोडिया क्या होते हैं, वो दो उसके लिम्स ही आप बोल सकते हो, उसको लिम्स या फेलेंजेस आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। वो ऐसे सूडोपोडिया अपना स्ट्रक्चर से सूडोपोडिया निकालता है और फूड के मॉलिक्यूल को एनगल्फ कर लेता है। तो ये फूड मॉलिक्यूल को एनगल्फ कर लिया तो उसने यहाँ पे एक फूड वैक्यूल बना दिया। फिर वो धीरे 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 इस फूड वैक्यूल को अपने अंदर ले लेता है, अपने बॉडी के अंदर ले लेता है यहाँ पे, और फिर वो डाइजेशन करता है उसका। तो ये इनगल्फ करता है फूड को, फिर वो फूड वैक्यूल फॉर्म करता है, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है और वो उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व कर लेता है। और फिर हमने ह्यूमन बींग में देखा था, उस ह्यूमन बींग में कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट जो डिफरेंट चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, आपका माउथ आता है, फिर आपका इसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, स्टमक के बाद में फिर आपका इंटेस्टाइन आती है। इंटेस्टाइन भी दो टाइप की होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, पतली सी होती है, छोटी होती है, छोटी नहीं होती, लंबी होती है, पर अगर पतली होती है और विड्थ में छोटी होती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन अपने विड्थ में बड़ी होती है मगर साइज़ में लंबाई में छोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी फिर हमने 3 पार्ट देखे थे, एक उसका असेंडिंग पार्ट जिसमें वो ऊपर जा रही है, फिर उसका एक ट्रांसवर्स पार्ट और एक उसका डिसेंडिंग पार्ट। ये उसका असेंडिंग पार्ट है, ये ट्रांसवर्ड पार्ट है, ये डिसेंडिंग पार्ट है। और फिर ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे नीचे एनस होता है और ऊपर ये सिग्मोइड पार्ट है, ठीक है। फिर हमने ये भी स्ट्रक्चर देख लिया, आपके पूरे एलिमेंट्री कैनल का स्ट्रक्चर है। एनस से फिर आपका एक्सक्रीशन हो ही जाता है। फिर हमने रेस्पिरेशन को देखा था, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज, पहले हमने ग्लूकोज बनाया था केल्विन साइकिल से, अब हम ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ करेंगे, इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल के थ्रू होता है। क्रेब्स साइकिल की भी बहुत सारी प्रोसेस है, पर अल्टीमेटली आपका गोल ये है कि आपको एनर्जी बनाना है। अब एनर्जी बना तो ली, पर अब एनर्जी अगर बना ली तो वैसी की वैसी चली जाएगी। अब हम एनर्जी को यूज़ कैसे करते हैं, उसको बना के रखते किस फॉर्म में, हम उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं एनर्जी को। तो वो एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन होकर एटीपी में कन्वर्ट होता है। फिर जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पे ये एटीपी जाता है, ये ब्रेक डाउन होता है और वो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। तो एटीपी के अंदर एक हिसाब से एटीपी के अंदर एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है। जहाँ भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एटीपी वहाँ पे जाएगा, एटीपी ब्रेक डाउन होगा और वो एनर्जी एटीपी से रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। कहाँ एनर्जी फॉर्मेशन होता कहाँ पे, ग्लूकोज से एटीपी बनता कहाँ पे, ये बनता है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलग अलग फेट होते हैं, हमने वो देखे थे। ठीक है, फैट क्या कैसे होते हैं, फैटी डायग्राम से देख लेंगे, है ना। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ये पायरुवेट बन गया। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6। फिर ये पायरुवेट बन गया, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी, अगर बॉडी में ऑक्सीजन अवेलेबल है तो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरो का मतलब ही एयर होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें क्या होगा, उसमें होगा CO2 फॉर्मेशन, वाटर और एनर्जी। जब CO2 अपन जो रिलीज़ करते हैं, जब भी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो भी हम CO2 रिलीज़ करते हैं, हम बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को निकालते हैं। तो CO2 अंदर बन कहाँ से रही है, वो यहाँ से बन रही है। जब ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो अल्टीमेटली CO2 वाटर और एनर्जी बना रहा है। तो जो CO2 निकली है इसको हमको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 हमने बनाई, वाटर और एनर्जी होगी। पर अगर एयर प्रेजेंट नहीं है, कब होगा ये, जब आपके सफिशिएंट एयर नहीं है, जब आप कोई बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, आप कार्डियो वगैरह कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी मसल्स के पास उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, पर एनर्जी तो चाहिए। तो बॉडी उस केस में परफॉर्म करती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक, एरोबिक और एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर, तब होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है, उसमें बनता है आपका अल्कोहल। वो कौन सा अल्कोहल है, वो है इथेनॉल। इथेनॉल भी एक अल्कोहल है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारे अल्कोहल्स हैं। तो इथेनॉल 2 कार्बन का कंपाउंड है, मिथेनॉल 1 कार्बन का कंपाउंड है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। तो वो बनाया इथेनॉल, 2 कार्बन कंपाउंड। पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड था, वहाँ से बन गया 2 कार्बन का कंपाउंड इथेनॉल। फिर CO2 सिंगल कार्बन का कंपाउंड, तो ये हो गए 3 कार्बन के कंपाउंड, और साथ में एनर्जी रिलीज़ हो गई। ये एनर्जी जो होती है ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम होती है, पर बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है तो बॉडी इसको परफॉर्म करती है।
ठीक है। ये जो इथेनॉल बनता है, नहीं सॉरी, ये यीस्ट में हो रहा है। जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर यीस्ट में हो रही है तो वो अल्कोहल बना रही है। बॉडी में क्या हो रहा है, अगर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, हमारी मसल्स में अगर आप रनिंग वॉकिंग कर रहे हो तब आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, तब तो वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है और एनर्जी को रिलीज करती है। वो लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो जो अभी हम ऊपर एथेनॉल अल्कोहल जो देख रहे थे, मैथेट्रोब्यूट, ये तब हो रहा है, ये यीस्ट के अंदर हो रहा है। ये स्पेशली प्रोसेस है, ये हम बहुत बार जानबूझ के करवाते हैं। जब आप ब्रीविंग इंडस्ट्री जो होती है जिसमें बेवरेजेस बनते हैं, अल्कोहल वाले बेवरेजेस बनते हैं, जिसमें आप ग्लूकोज का माल्ट बनता है, शुगर का माल्ट बनता है, तो तब आप उसमें यीस्ट डाल देते हो। यीस्ट उसका फर्मेंटेशन करवाती है, उस प्रोसेस में एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है। ठीक है। और फिर हमने ये देख लिया कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारी मसल में क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है। हमने एटीपी के बारे में देख लिया था। एटीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एटीपी क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 फॉस्फेट हैं, ये एटीपी है। मगर जब भी हमको एनर्जी चाहिए होगी, ये एटीपी जो है ये ब्रेकडाउन होगा एडीपी और फॉस्फोरस में। एडीपी क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट और साथ में एक एनर्जी। तो एटीपी ब्रेकडाउन होता है एडीपी में और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। ऐसे एटीपी टूटता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। एटीपी टूट के क्या बन गया, एडीपी बन गया, साथ में एक फॉस्फोरस निकल गया, साथ में एनर्जी रिलीज़ हो गई। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है एडीपी से एटीपी का बनना, और हम बात कर रहे हैं एटीपी से एडीपी के बनने की, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है, वो भी प्रोसेस जिसको परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, वो होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसमें आपको एनर्जी देना पड़ रही है। और वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एटीपी का जो ब्रेकडाउन है उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एटीपी का जो फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन के लिए एनर्जी थोड़ी सी लग रही है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ तक हमने पुराने लेक्चर में देख लिया था, अब हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो किस चीज़ का रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सभी चीज़ का हो सकता है। आप जो पानी पी रहे हैं उसका, आपकी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, कौन से फ्लूइड्स, जैसे कि ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन। आपने जो बॉडी में फूड दिया है, जो न्यूट्रिशन आपको बॉडी से मिल रहा है, उस न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन। तो जो भी बॉडी के अंदर जा रहा है, जो भी के अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, विटामिन्स हैं, आपके हार्मोन्स हैं, उन सभी को ट्रांसपोर्ट भी तो करवाना है। वो कहीं पे बन रहे हैं, किसी एक जगह पे बन रहे हैं, जैसे बॉइल सॉल्ट आपका गॉल ब्लैडर में बन रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, लीवर में बन रहा है, तो उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा मैकेनिज्म होता है, हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ह्यूमन बॉडी में मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है, इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ये कुछ तो सर्कुलेट कर रहा है। ये क्या सर्कुलेट कर रहा है, ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड को करता है सर्कुलेट। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये करता कैसे। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसे क्लेंच्ड फिस्ट जैसा होता है, बंद मुट्ठी की तरह पे आपका हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये थोड़ा सा क्लेंच्ड फिस्ट जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। हार्ट के स्ट्रक्चर में होता क्या है, प्राइमरी लेवल में देखो तो हार्ट के स्ट्रक्चर में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कमरे होते हैं अलग अलग। ये आपकी राइट साइड और ये आपकी लेफ़्ट साइड। तो जो ये फिगर की राइट साइड है, आप फिगर में अपना ही हार्ट इमेजिन करो, तो ये इधर वाली जो ब्लू से पेंटेड है ये होगी आपकी राइट साइड। ठीक है। और जो इधर रेड से पेंटेड है वो होगी आपकी लेफ़्ट साइड। ठीक है। अब राइट साइड में क्या हो रहा है, राइट साइड में आपकी बॉडी के से जितना भी ब्लड है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो राइट साइड में आ रहा है। ठीक है। तो वो राइट साइड में आ रहा है और आपकी बॉडी के ऑर्गन से आ रहा है, तो वो कैसा ब्लड होगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होगी, तो हम उसको बोलते हैं अनऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें CO2 प्रेजेंट होती है। वो बॉडी के अंदर पूरी बॉडी के ऑर्गन से आपके राइट साइड में आ रहा है। कैसे आ रहा है, एक हार्ट के अंदर जो जाने वाली वेसल होती है वो तो एक ही है, उसका नाम होता है वेना कावा।
ठीक है। अब वेना कावा जो है वो आगे जाके डाइसेक्ट होती है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो जो सुपीरियर वेना कावा है वो ऊपर वाले पोर्शन से आपका ब्लड लेके आ रही है, और जो इन्फीरियर वेना कावा है वो आपके नीचे वाले एब्डोमिनल ऑर्गन्स, एब्डोमिनल में क्या क्या होता है, आपका लीवर हो गया, स्टमक हो गया, वहाँ से आपके पैर हो गए, लिम्स हो गए, आपके वहाँ से जो ब्लड को लेके आ रही है वो इन्फीरियर वेना कावा है। तो इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा मिलके बना रही है वेना कावा, ठीक है। वो वेना कावा आपके राइट वाले चैम्बर में आ रहा है, आपके पहले कमरे में आ रहा है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम। ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऊपर से आ रही है सुपीरियर वेना कावा और यहाँ से आ रही है इन्फीरियर वेना कावा। वो अंदर आ रही है, किस में आ रही है, इस राइट एट्रियम के अंदर आ रही है, ठीक है। अब राइट एट्रियम में आ गई। अब राइट एट्रियम से एरो का अगर हम फॉलो करेंगे तो ये ब्लड जो है यहाँ राइट एट्रियम से गया इसके अंदर। ये वाला नीचे वाला जो चैम्बर है इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कौन से साइड का, राइट साइड का। तो हमने अभी तक दो कमरे देख लिए, राइट एट्रियम और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ब्लड गया राइट वेंट्रिकल से, ये यहाँ से जा रहा है ऊपर, ये है पल्मोनरी आर्टरीज, ये यहाँ से और ये इधर से। तो ये इधर की साइड में जो है ये लेफ़्ट साइड है, आपका भी लेफ़्ट साइड है। अगर फिगर में आप अपने हार्ट इमेजिन करोगे तो लेफ़्ट साइड है, और जो ये वाला एरो है ये आपका राइट साइड है। तो यहाँ से वो आर्टरी में जा रहा है ब्लड, ठीक है। राइट एट्रियम में आया वेना कावा से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से फिर गया पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी आर्टरी से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट वाली पल्मोनरी आर्टरी और ये राइट वाली पल्मोनरी आर्टरी। लेफ़्ट वाली पल्मोनरी आर्टरी जाएगी लेफ़्ट लंग में, राइट वाली पल्मोनरी आर्टरी जाएगी राइट लंग में, ठीक है। उसके बाद में ये वहाँ से कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये वाला जो ब्लड है ये आपके बॉडी के ऑर्गन से आ रहा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई है और इसमें ऑक्सीजन कम है, और हमको बॉडी के लिए चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन कहाँ आ रही है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लंग्स के पास आ गई है, पर अब लंग्स से उसको ऑक्सीजन को उठाना भी पड़ेगा वहाँ से। तो वहाँ से ऑक्सीजन को लेने का काम कौन करेगी, ये पल्मोनरी आर्टरी करेंगी, ये वहाँ तक ब्लड को लेके जाएंगी, ठीक है। फिर ये दोनों पल्मोनरी आर्टरीज आपकी राइट वाली लेफ़्ट वाली, राइट और लेफ़्ट लंग में जाती हैं, ठीक है। और वहाँ पे फिर ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है, फिर ये कैपिलरीज फॉर्म कर लेती हैं। कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। फिर वो कैपिलरीज हमने देखा था कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, एल्वुलाई की वजह से होता है। तो ये एल्वुलाई है और यहाँ पे कैपिलरी का स्ट्रक्चर है। तो इस एल्वुलाई में ऑक्सीजन आ गई है और ये कैपिलरी जा रही है। इस कैपिलरी में हमारे पास CO2 प्रेजेंट है, तो ये CO2 यहाँ से निकल के इस एल्वुलाई के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर इस एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इस कैपिलरी के अंदर आ जाएगी। इस यहाँ पर गैस का एक्सचेंज हो जाएगा एल्वुलाई और कैपिलरी में, ठीक है। तब हमारी कैपिलरी के अंदर CO2 हमने निकाल दिया बाहर और ऑक्सीजन आ गया इस कैपिलरी के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन कैपिलरी के अंदर आ गया, ठीक है, अब हमारा ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग के अंदर हो गया है, हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया और उसमें ऑक्सीजन डाल दिया, तो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा, जैसे अभी पल्मोनरी आर्टरी थी जो इसको लेके जा रही थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर लंग्स में गई, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स होती है, फिर ये कैपिलरी अपना साइज बढ़ाते बढ़ाते ये वेन्स बना लेती है, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट लंग में आर्टरी आई पल्मोनरी, वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उन्होंने दिया कैपिलरीज के फॉर्म में, फिर वो कैपिलरी ने ऑक्सीजन उठाया, फिर वो कैपिलरी ने बनाया पल्मोनरी वेन, फिर वो पल्मोनरी वेन वापस हार्ट के अंदर आएंगी, वो आएंगी अब लेफ्ट साइड में। तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिली हुई है, वो आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड में आता है, और जो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो बॉडी ऑर्गन से आ रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, वो आपकी बॉडी के राइट साइड में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे लंग्स के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, वो आया आपके पल्मोनरी वेन्स के अंदर, ये है आपकी पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। अब वो दोनों वेन्स आपके लेफ्ट और राइट लंग से आपकी आई इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ये हमने देखा था, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। ऊपर वाले जो छोटे चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं एट्रियम, नीचे वाले जो दोनों बड़े चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल। तो हमने देखा था कि राइट
एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम के अंदर वेना कावा से आया था ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, एट्रियम से गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर वो गया लंग्स में, लंग्स में फिर उसने कैपिलरी फॉर्म करी, ठीक है, कैपिलरी से उसने CO2 दे दिया एल्वुलाई को, एल्वुलाई से ऑक्सीजन ले लिया, वो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, फिर वहाँ से ब्लड गया पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन अब आ गई है आपके हार्ट में, अब वो राइट साइड में आ गई हैं दोनों पल्मोनरी वेन। कहाँ पे आ गई हैं? वो आ गई हैं अब आपके लेफ्ट साइड में आ गई हैं। कहाँ पे आ गई हैं? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गई हैं। इस लेफ्ट एट्रियम के बाद में वो जो वेन्स हैं, जो ब्लड है वो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट साइड में एट्रियम, एट्रियम के अंदर में वेंट्रिकल में जाता है, ये एरो से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका लेफ्ट एट्रियम था, एट्रियम से ब्लड गया वेंट्रिकल के अंदर। हमेशा एट्रियम से ब्लड जाता है वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। अब इस वेंट्रिकल से जाने के बाद में ये जो ब्लड दिख रहा है, ब्लड की डायरेक्शन ये, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हम इसको बना लेंगे, ठीक है, राइट से। तो ये यहाँ पे आ गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है ये ऐसा, ये जाता है एओर्टा के थ्रू। एओर्टा भी एक वेसल है। कौन सी वेसल देखी हमने देखी वेना कावा एक वेसल है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी देखी वो वेसल है, पल्मोनरी वेन देखी वो वेसल है, और अब एओर्टा देख रहे हैं। ये वो वेसल्स हैं जो हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। ये हार्ट के अंदर ब्लड लेके आती हैं और हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है। एक साइकिल में हार्ट के पास में 2 बार ब्लड आ जाता है, एक बार बॉडी से आ जाता है और एक बार लंग्स से वापस आ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, अब इस ऑक्सीजन वाले ब्लड का हमको करना क्या है, उसको वापस ऑर्गन्स में भेजना है, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन ऑर्गन्स को, बॉडी को मिल पाए और वहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो पाए। फिर वहीं पे जो ऑर्गन ने CO2 बना रखी होगी, ठीक है, वो CO2 वो ब्लड में डाल देंगे और वो ऑक्सीजन को उठा लेंगे ब्लड से, फिर वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करेंगे और जो CO2 है वो वापस फिर बॉडी में घूमते घामते ये वेना कावा के थ्रू वापस हमारे पास आ जाएगी। जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है CO2 वाला, वो वाला ब्लड वापस यहाँ पे आ जाएगा और ऑक्सीजन वाला ब्लड ऐसे दूसरे ऑर्गन्स को मिल जाएगा एओर्टा के थ्रू, ठीक है। एओर्टा के बाद में यहाँ पे एओर्टा के पार्ट होते हैं, असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है, वो फर्दर है बट हमको उतना नहीं जाना है। तो समझ में आपकी ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेटरी मैकेनिज्म क्या है, कहाँ से हार्ट जो हमारा होता है, अब ये पंप करता है। अब ये ब्लड, ये जो डायरेक्शन है ब्लड की, यहाँ पे आ कैसे रहा है और यहाँ से जा कैसे रहा है, कोई अंदर मोटर वगैरह लगी है क्या? तो ब्लड जो है वो है ना अपने आप, हार्ट जो ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को स्टिमुलेट करता रहता है, वो पंपिंग करता है। हमने देखा ना हार्ट हमारा पंप होता है, तो उसकी जो मसल्स हैं वो अपने आप स्टिमुलेट होती हैं और वो ऐसे पंप करती हैं। तो ऐसे पंप करेंगी, प्रेशर लगाएंगी, तो प्रेशर लगाया तो यहाँ से ब्लड निकल के इधर एओर्टा से निकल गया, इधर प्रेशर लगाया तो ये ब्लड इधर से इधर निकल गया, तो इधर से इधर ब्लड, ये आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड एओर्टा में निकल गया एक प्रेशर में, और सेम प्रेशर में ही आपका जो पल्मोनरी वाला जो ब्लड था वो आपके लंग्स के पास में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी से। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास में पहुँच गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो एओर्टा से होते हुए आपका पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में पहुँच गया, ठीक। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट हमने देख ही लिए। एक तो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर होते हैं 4 चैम्बर जो हमने भी देखे, ठीक है, 4 चैम्बर, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। इसमें होता है डबल सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? वही जो सबसे पहले मैंने देखा था, जो हमने सब डिस्कस कर लिया, अब इसके टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने सबसे पहले ये देखा था कि कैसे हार्ट से, ये यहाँ पे हार्ट के पास में ब्लड है, ये कैसे लंग्स में गया, फिर ये लंग्स से ऑक्सीजनेट होके ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आ गया। तो जो लंग्स वाला सर्कुलेशन होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो लंग वाला जो सर्कुलेशन होता है, जिसमें हार्ट में ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, वो लंग्स के पास में जाएगा, ठीक है, वो लंग्स से ऑक्सीजन लेगा और फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में आ जाएगा। हार्ट से लंग में वो जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, उस सर्कुलेशन को बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट, लंग, हार्ट। दूसरा कौन सा सर्कुलेशन है? हार्ट, बॉडी, हार्ट। अब जो ब्लड ऑक्सीजन के साथ में आ गया है, ठीक है, हार्ट में आ गया है, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन लेने के बाद में, ठीक है। अब वो हार्ट से कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा, एओर्टा के थ्रू, ठीक है। हार्ट से बॉडी में कैसे आ रहा है वो? यहाँ से एओर्टा के थ्रू। फिर बॉडी से वापस हार्ट में कैसे आ रहा है वो? वेना कावा के थ्रू।
तो जो हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट वाला जो सर्कुलेशन है उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ऐसे दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और CO2 का लंग्स में एक्सचेंज होता है, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और जहाँ पे ब्लड बॉडी के ऑर्गन्स में जाता है उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब दूसरा कंपोनेंट क्या है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है ब्लड वेसल। उसमें क्या है, आर्टरी हमने देख लिया आर्टरी, ठीक है, वेन्स हमने देख ली वेन्स, हमने देख ली कैपिलरीज। कैपिलरीज माइन्यूट फॉर्म होता है, बहुत छोटा छोटा फॉर्म होता है। ठीक है, अब आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि पल्मोनरी आर्टरी जो थी वो तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही थी लंग्स में। तो वही एक एक्सेप्शन है कि जो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें आर्टरी और वेन का फंक्शन अलग अलग हो जाता है। इसमें आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसके अलावा पूरी बॉडी के अंदर आर्टरी के पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो आपको याद क्या करना है, आपको जनरल जो होता है वही याद करना है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। बस पल्मोनरी सर्कुलेशन में एक्सेप्शन है, सिर्फ एक जगह बॉडी में हार्ट और लंग के बीच में वो एक्सेप्शन हो रहा है, बाकी पूरी बॉडी में ये सिस्टम फॉलो होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, तीसरा कंपोनेंट होता है ब्लड। ठीक है, अब ब्लड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा, तो हम पूरे लिक्विड को ब्लड बोलते हैं। अब उस ब्लड के अंदर जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप में तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगी। क्या क्या मिलेगा, प्लाज्मा मिल जाएगा, ठीक है, RBC आपकी रेड ब्लड सेल्स मिल जाएंगी, ठीक है, फिर WBC वाइट ब्लड सेल्स मिल जाएंगी और आपके प्लेटलेट मिल जाएंगे। अब प्लाज्मा का काम क्या है, तो जो न्यूट्रिशन है, जो भी विटामिन्स आपके हो रहे हैं, जो आपका बॉडी में मिनरल्स हो रहा है, जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स हो रहे हैं, उस हार्मोन जैसे बहुत सारे हार्मोन है जो कहीं पे आपके ब्रेन में बन रहा है और उसको ब्रेन से बन रहा है और उसको सिस्टम वो पेट को आपको सिग्नल पहुंचाना है, स्टमक तक आपको सिग्नल पहुंचाना है, तो वो यहाँ से स्टमक तक ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होके जाएंगे। तो सर्कुलेशन का काम प्लाज्मा के अंदर होगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, आरबीसी के अंदर होता है पिगमेंट। जैसे क्लोरोफिल हमने पिगमेंट देखा था, वैसे हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। उस हीमोग्लोबिन पिगमेंट का काम क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट अपने आप को ऑक्सीजन से अटैच करवा लेता है। ठीक है, कहाँ पे, लंग के अंदर, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ऑक्सीजन से टूट जाता है। तो लंग के अंदर वो ऑक्सीजन से अटैच हुआ, तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन का हो गया। ठीक है, फिर बॉडी में लीवर के पास में वो गया, वहाँ पे सपोज ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो वहाँ पे टूट गया तो लीवर को ऑक्सीजन मिल गई। तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने का काम आरबीसी का होता है। मोटा मोटा कैसे होता है, हीमोग्लोबिन की मदद से होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी आपकी वो सेल होती है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। कोई भी इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, कोई भी इन्फ्लामेशन होता है, तो ये डब्ल्यूबीसी सेल ही आती हैं और जो बैक्टीरिया है उसको मारती है। लिम्फोसाइट्स इसके अंदर और इसके पार्ट्स हैं, आपका न्यूट्रोफिल्स हो गया, ईओसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी के अंदर दूसरी सेल्स आती हैं, इसको ओवरऑल हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इन्फेक्शन वगैरह या बाहर की फॉरेन बॉडी से। ठीक है, अब प्लेटलेट का काम क्या होता है, प्लेटलेट का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। अगर जब भी आप देखोगे कि ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब आपको कोई इंजरी हो गई है या फिर कोई आप थोड़ा सा घिसा गए हो कहीं पे, एब्रेशन हो गया, तब देखोगे वहाँ पे ब्राउन 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 आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्राउन पपड़ी होती है, फिर वो निकलती है। ठीक है, तो जो ब्राउन ब्राउन जो आ जाता है, जैसे ही आपको इंजरी होती है, तो इंजरी होती है तो पहले ब्लड निकलता है, फिर थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट के बाद में वो ब्लड जो वहाँ से बहना बंद हो जाता है। वो क्या होता है, वो प्लेटलेट की वजह से होता है। प्लेटलेट वहाँ पे ब्लड को क्लॉट करवा देता है ताकि वहाँ से इंजरी से ब्लड ना निकले। तो प्लेटलेट का फंक्शन ब्लड की क्लॉटिंग है। ये ब्लड हो गया। और एक और ही ऐसा बॉडी में फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ कैसे बनता है, लिम्फ जो होता है वो ओके मिनट
तो जो लिम्फ का फॉर्मेशन है वो लिम्फ जो होता है वो कलरलेस फ्लूइड होता है जो फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, और इसके अंदर भी ये WBCs प्रेजेंट होती है जो इन्फेक्शन से फाइट करती है। अब ये लिम्फ बनता कैसे है? ब्लड तो सबको पता है लिम्फ क्या होता है, ये ब्लड से ही लिम्फ फॉर्म होता है। ये ब्लड क्या कैपिलरीज के थ्रू जब भी ऑर्गन्स में जा रहा होता है, सपोज ये कैपिलरी है, ठीक है, और आपके पास में ये कोई ऑर्गन है, तो ये उस ऑर्गन की सेल है, ये किसी ऑर्गन की सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जो कैपिलरी से ब्लड जो जा रहा है वो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे छन जाता है, और जो ब्लड है इस इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है। इसी ब्लड को हम बोलते हैं लिम्फ। फिर ये यहाँ से जाता कैसे? ये इसकी लिम्फेटिक वेसल्स अलग होती हैं, ये उसके थ्रू यहाँ से निकल जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फैट को ट्रांसपोर्ट करना और इन्फेक्शन को फाइट करना। अब हमने लिम्फ का फॉर्मेशन देख लिया कि वो ब्लड से ही फॉर्म होता है, कैपिलरी के थ्रू फॉर्म होता है, कैपिलरी से जो ब्लड निकल जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में उसी को हम लिम्फ बोलते हैं। अब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज जो हम देख रहे थे, जो हमने पूरा पढ़ा था कि वो कैसे हो रहा है, ठीक है। अब ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं, लंग्स के अलावा लीवर हो गया आपका, किडनी हो गई, ठीक है, आपका स्टमक हो गया, ये सारे ये ऑर्गन्स हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड यूटिलाइज हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ब्लड आ रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ब्लड आया और इन्होंने बनाई CO2, ये मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं और ये एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि जब भी एनर्जी का यूज़ होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, तो CO2 फॉर्म होगी। अब उस CO2 का क्या हुआ? उस CO2 जो फॉर्म हुई वो यहाँ से गई वेन्स में, ठीक है। सबसे पहले तो उसको कैपिलरी ने उठाया ऑर्गन से, वो कैपिलरी फिर ऐसे छोटी छोटी कैपिलरी होती है, ऐसे मैशवर्क होता है कैपिलरी का, ये बनाती है वेन, ये वेन में गई, ठीक है। और ये वेन में फिर इन्होंने क्या फॉर्म करा? वेना कावा में गए, ये वाला ब्लड वेना कावा में गया, वेना कावा से फिर ये गया आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ये गया आपके राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में, ठीक है। लंग में ये ब्लड हुआ ऑक्सीजनेट, यहाँ से CO2 रिलीज़ हो गई और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गई, ठीक है। अब ये ब्लड आपके लंग के थ्रू वापस आपके हार्ट के अंदर आ गया। कैसे आएगा? ये आएगा पल्मोनरी वेन से। फिर अब जैसे ये आपके हार्ट के अंदर आया, ये फिर हार्ट आपका पंप करेगा इसको, ये आएगा आपका लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से फिर ये जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये यहाँ से लेफ़्ट एट्रियम से ये गया आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल में, है ना। अब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर जाएगा एओर्टा में, अब एओर्टा से फिर वापस बॉडी के ऑर्गन्स के पास में चला जाएगा जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ये वापस अपना CO2 बना के रखे होंगे, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो ऑर्गन में चला जाएगा और CO2 वापस ब्लड में आ जाएगा, और ऐसे ये सर्कल चलता रहेगा। तो जो नीचे वाला सर्कुलेशन है ये यहाँ से यहाँ तक का, जो हार्ट से बॉडी से वापस हार्ट में आ रहा है, हार्ट से बॉडी, बॉडी से वापस हार्ट में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो ऊपर वाला सर्कुलेशन है जहाँ पे ब्लड हार्ट से लंग्स और फिर वापस हार्ट में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो हम पूरा ऊपर देख चुके हैं। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब भी ब्लड आपके हार्ट से जा रहा है, कैसे जा रहा है? एओर्टा से जा रहा है, ठीक है। अब एओर्टा के बाद में क्या करेगा? ये एओर्टा से फिर ऐसे वेसल्स के अंदर जाएगा, इसको यहाँ पे देखते हैं कि एओर्टा के बाद में ये ब्लड जो है वेसल्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ब्लड अब प्रेशर में आ रहा है, हार्ट तो पंप हुआ, एकदम से पंप हुआ तो ब्लड तो प्रेशर में निकला, ठीक है। तो ब्लड जो है इस एओर्टा की ये जो वेसल है इसकी वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाता है, ठीक है। वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है। कोई भी पानी अब जब पाइप के थ्रू कोई सा भी जब आप पानी छोड़ोगे तो आप देखोगे कि जो पाइप है, जब आप उस पाइप को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करोगे तो आपको वो दबेगा नहीं। क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि जो पानी का मॉलिक्यूल है वो उस पाइप के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो पाइप के साथ इंटैक्ट रहता है, जब अंदर से हम फ्लो में पानी को गुजारते हैं किसी भी पाइप से, तो ऐसे ही ब्लड के साथ भी है। जब ब्लड गुजरता है वेसल से तो उस वेसल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। उस प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं? उसके लिए एक डिवाइस होता है जो BP कफ वाला जो आपने डिवाइस देखा होगा, जिसमें पंप करते हैं
उसको हम बोलते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर। उस डिवाइस से हम ब्लड को मेजर करते हैं। नॉर्मल रेंज क्या है ब्लड प्रेशर की, 80/120। अब ये 80 क्या है और 120 क्या है, तो हमने देखा था कि हार्ट जो होता है वो हमारा पंप करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब हार्ट सिर्फ पंप करेगा तभी आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा होगा, नहीं, तब थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर के साथ में ब्लड फ्लो हो रहा होगा। मगर जब हार्ट पंप नहीं करेगा, मतलब ये पंप किया फिर ये रिलैक्स हुआ, फिर ये पंप किया फिर रिलैक्स हुआ, तो जब ये रिलैक्स हो रहा है उस दौरान भी ब्लड तो फ्लो हो ही रहा है। तो वो वाला ब्लड फ्लो जो रिलैक्स कंडीशन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वो वाला ब्लड फ्लो जो पंपिंग में फ्लो हो रहा है, तो जब पंप होगा उसमें होता है ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा क्योंकि प्रेशर लग रहा है, तो ब्लड ज़्यादा निकल के जाएगा, तो वो होता है 120, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और जो 80 जो रहता है जब रिलैक्स है हार्ट, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो 120 है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये जब ब्लड पंप हो रहा है ये उस टाइम का ब्लड प्रेशर है, जिसमें हार्ट काम कर रहा है ये उस टाइम का ब्लड प्रेशर है। और जो 80 है ये है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब हार्ट रिलैक्स है ये उस टाइम का ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो 120 होता है और जो मिनिमम प्रेशर रहता है वो 80 रहता है। अगर 80 से प्रेशर कम हो रहा है तो हम बोलते हैं कि इसका बीपी ड्रॉप हो रहा है, जब 120 से ज़्यादा प्रेशर होता है तो हम बोलते हैं कि इसका बीपी बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो अब तो हमने ह्यूमंस में देखा कि उसमें सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। अब हम सेम चीज़ ऐसी अब प्लांट्स को भी तो न्यूट्रिशन को सर्कुलेट करवाना है। प्लांट भी सपोज लीव्स में अगर वो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है प्लांट में, तो उनको भी वहाँ से अपना ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाना है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उनको भी तो एटीपी को ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है। उनको भी जो रूट्स के अंदर आप यूरिया डालते हो, आप फॉस्फेट डालते हो ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, तो जो यूरिया और फॉस्फेट आपने डाला है उसको डले हुए को भी तो उनको प्लांट के दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करवाना है। वो कैसे होता है, वो होता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। अब जाइलम क्या करती है, जाइलम करती है पानी का ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स का, सिर्फ पानी का नहीं, पानी के साथ में मिनरल्स का भी, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इसका ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम नीचे रूट से ऊपर तक। पानी तो हम नीचे ही देते हैं, मिनरल्स भी हम नीचे सॉइल को ही देते हैं। हम लीव्स के ऊपर थोड़ी ना पोटेशियम का स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे तो हम नीचे जड़ों में करते हैं, यूरिया हम जड़ों में डालते हैं, वो फिर वहाँ से वो पोटेशियम आपका एब्जॉर्ब होता है और पूरी बॉडी में जाता है। वाटर नीचे से रूट से एब्जॉर्ब होता है और पूरे प्लांट की बॉडी में जाता है, वो काम करता है जाइलम। और ये लीव्स तक पहुंचाता है यूनिडायरेक्शनली, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। उसको हम डायग्राम से समझ लेंगे कि यूनिडायरेक्शनल क्यों बोल रहा है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि इन सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। अब ऐसे ही फ्लोएम होता है, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्रूट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। फ्लोएम क्या करता है कि फूड को, जो लीव्स में जो फूड बन रहा है, ठीक है, ये उसको दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये बाई डायरेक्शनल है, ये एक डायरेक्शन में नहीं है। अब जैसे लीव तो यहाँ पे सपोज ऊपर तना है ना, अब ऊपर तने में भी पहुँचाना है और नीचे भी तना है, नीचे भी फूड को पहुँचाना है। तो लीव तो यहाँ पे, तो लीव इस डायरेक्शन में भी फूड को भेजेगी, इस डायरेक्शन में भी फूड को भेजेगी। तो वो ट्रांसपोर्ट किससे होगा, वो जो वेसल्स हैं जो फूड को लेके जाएंगी उसको हम बोलेंगे फ्लोएम, और वो दोनों डायरेक्शन में आपका ट्रांसपोर्ट करेगी। मगर जाइलम जो है उसको तो जड़ से ही ऊपर लेके आनी चीज़ें, तो वो यूनि डायरेक्शनल, सिर्फ ऊपर वाली डायरेक्शनल में ही अपना मोशन करता है, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग, एक मिनट, ट्रांसपीरेशन इन अ ट्री, है ना। ठीक है, तो अब कैसे मूव हो रहा है, नीचे से आपने रूट्स, ये रूट्स है ना, यहाँ पे आपने दे दिया पानी, ठीक है, और यहाँ पे आपने दे दिया मिनरल्स भी, यूरिया वगैरह आपने डाल दिया। अब वो रूट्स जो हैं वो उस पानी को एब्जॉर्व करेंगी और इस एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ ये अपनी पत्तियों तक उस न्यूट्रिशन को लेके जाएंगी, ठीक है। अभी होता क्या है, मूवमेंट जो है पानी की, ठीक है, वो दो तरीके से हो रही है। उसको सपोर्ट कौन कर रहा है उस मूवमेंट को, ये तो नीचे से ऊपर जा रहा है ना। तो जब नीचे से ऊपर जा रहा है पानी, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, या तो कोई पंप लगा होना चाहिए। हम तो देखते हैं कि हम नीचे से ऊपर जब भी पानी भेजते हैं तो उसमें क्या लगा होता है, पंप लगा हुआ होता है, ठीक है।
तो वो काम कैसे करता है? वो होता है आपका ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से। ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है? वाटर के अंदर जो लीव्स रहती है ना, ठीक है, लीव्स से कॉन्स्टेंटली पानी निकल रहा होता है। अब लीव्स से पानी निकला तो वहाँ पे थोड़ी सी जगह क्या हो गई? खाली। वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट होगा। तो नीचे से जो पानी है वो अपने आप ऐसे ऊपर चढ़ गया। जब वैक्यूम कैसे काम करता है? अब जब आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो तो बीच में वैक्यूम रहता है, वो वैक्यूम की वजह से पानी ऊपर जा रहा होता है। सेम ट्रांसपीरेशन पुल भी करता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि लीव्स की सर्फेस से पानी का निकलना। तो जब वो लीव्स की सर्फेस से पानी निकल रहा है तो अपने पीछे वो थोड़ी सी जगह छोड़ के जा रहा है जहाँ पे पानी था पहले, तो उस जगह पे भी पीछे वाला पानी अब आगे आ जाएगा। तो फिर नीचे से ऊपर पूरे कॉलम के अंदर वो ट्रांसपीरेशन पुल अपना काम करता है और इसको कैरी करता है, पानी को लेके जाता है, ठीक है। जैसे आप वैसे ही मैकेनिज्म है, जैसे आप स्ट्रॉ से अपना पानी पीते हो वैसे ही ये ऊपर की तरफ से जब पानी बाहर निकल रहा होता है तो पीछे अपनी जगह छोड़ देता है, वहाँ पर वैक्यूम बनता है और उस वैक्यूम में नीचे से पानी ऊपर आ जाता है। ऐसे ही ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। और अपना फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। क्या होता है कि जैसे ही फ्लोएम जा रहा है ना, अब फ्लोएम के अंदर क्या हुआ कि फ्लोएम के अंदर आपका C6H12O6 है, ग्लूकोज है ना, वो जा रहा है। तो ग्लूकोज तो क्या कंपाउंड हो गया, केमिकल कंपाउंड हो गया। अब जैसे ही केमिकल कंपाउंड हुआ तो उसके अंदर पानी की हो गई कमी, वहाँ पे तो खाना हो गया ना, पानी की हो गई कमी। और वाटर की क्या टेंडेंसी है कि जहाँ पे भी वाटर कम होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है उस डायरेक्शन में, ठीक है। जहाँ पे भी वाटर ज़्यादा है वहाँ से वो जहाँ पे भी कम है उस जगह पे आ जाता है। तो ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। अब इस फ्लोएम के अंदर खाना गया, लीव से खाना आ गया, अब यहाँ पे वाटर है जाइलम के अंदर। ये वाटर भी देखेगा कि अरे यहाँ पे तो खाना आ गया, यहाँ पे पानी की होगी कमी, तो ये भी यहाँ से आ जाएगा, जाइलम से पानी भी फ्लोएम के अंदर आ जाएगा। और फ्लोएम के अंदर फिर ये खाना और पानी दोनों एक साथ जाएंगे, प्रेशर बना लेंगे। पानी आ गया प्रेशर से, उस प्रेशर के चलते ये खाना मूव करेगा, पानी के प्रेशर के चलते। तो फ्लोएम के अंदर खाना भी जाता है और साथ में पानी आ जाता है, उस पानी की वजह से ये मूव करता है फ्लोएम का जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, जहाँ उसको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लोएम में खाना आया था, वो पानी फिर जाइलम से आ गया और वो पानी के साथ में उसने प्रेशर लगाया और वो दोनों डायरेक्शन में चला गया। पानी के आने की वजह से प्रेशर बढ़ गया, तो ऊपर जाना है ऊपर चला जाएगा, नीचे आना है नीचे चला जाएगा। उसे बोलते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट था तो इसमें एनर्जी तो लगी ही लगेगी। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन भी देख लिया, ह्यूमंस में भी देख लिया और हमने प्लांट्स का भी देख लिया। अब चौथा जो इसका पार्ट है वो है एक्सक्रीशन, कि अब हमने सब कुछ बना लिया, हमने फूड ले लिया, उसको यूटिलाइज भी कर लिया, हमने हमारी एनर्जी जो थी वो भी निकाल ली, पर इस पूरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपके वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट। कैसे? जैसे CO2। अब एनर्जी जब हम बनाते हैं, ATP बनाते हैं तो CO2 निकलता है, ठीक है। आपका जब आप किडनी आपका ब्लड फिल्टर कर रही होती है तो यूरिया का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। बहुत सारा पानी भी रहता है, एक्सेस अमाउंट में हम पानी पीते हैं, जो बॉडी को जितना चाहिए उतना तो उसने ले लिया, पर हम एक्सेस भी बॉडी में जो वाटर बन रहा है उसको भी हमको निकालना है, ठीक है। तब ये सब कैसे होता है? इसके डिफरेंट अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि किडनी हो गई, यूरेटर हो गए, यूरिनरी ब्लैडर हो गए, यूरेथ्रा हो गया, ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम देख लेते हैं। जबकि किडनीज हो गई, आपने सुना होगा किडनी ब्लड को फिल्टर कर लेती। अगर किसी की किडनी फेल हो जाए तो उसका ब्लड फिल्टर नहीं होता है, फिर उसके पैरों में सूजन रहती है, फ्लूइड भराने लगता है और फिर वो पर्सन धीरे धीरे उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। अगर किसी की किडनी फेल होती है तो फिर उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है, मतलब हम बाहर से मशीन देके ब्लड को फिल्टर करवाते हैं, ठीक है। तो ये किडनी वो स्ट्रक्चर हैं, ये आपकी राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी, ठीक है। अब क्या होगा, किडनी से जो फॉर्म हो गया आपका ब्लड, ठीक है, वो जाएगा ब्लड सॉरी जो आपका किडनी से जो आपकी यूरिया फॉर्मेशन हो गई है वो जाएगी किडनी से, जो पाइप जा रहा है उसको हम बोलते हैं ये वाला पाइप जो है इसको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। तो किडनी के बाद में यूरेटर दोनों, आपकी राइट किडनी से भी यूरेटर जा रहा होगा, आपकी लेफ्ट किडनी से भी यूरेटर जा रहा होगा। ये राइट किडनी का यूरेटर, ये लेफ्ट किडनी का यूरेटर, ठीक है। ये क्या लेके जा रहा है? ये आपका वेस्ट लेके जा रहा है, आपका वाटर हो गया, इसके अंदर यूरिया हो गया, आपका जो भी किडनी ने वेस्ट निकाला है ब्लड को फिल्टर करके, ठीक है।
वो कहाँ पे आएगा, ये आपका ब्लैडर के अंदर आएगा। जो आप बोलते हैं ना ब्लैडर, ब्लैडर होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो है ये यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेटर से फिर आपका वेस्ट आ गया इस ब्लैडर के अंदर। अभी ब्लैडर से वेस्ट कहाँ जा रहा है, ब्लैडर से ये वेस्ट जा रहा है आपके यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। तो कहाँ से गया, किडनी में गया सबसे पहले तो, ठीक है। किडनी से फिर गया वो यूरेटर के अंदर, फिर वो गया आपके ब्लैडर के अंदर, ठीक है। ब्लैडर से फिर वो कहाँ से गया, आपके यूरेथ्रा के अंदर गया, ठीक है। अब ये यूरेथ्रा के अंदर, यहाँ से फिर आपका जो यूरेथ्रा है वो आपका पेनिस के अंदर ओपन होता है, ठीक है। और फिर आपका एक्सक्रीशन होता है यूरिन का। तो ये यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर, और ये पूरे सिस्टम से उसका एक्सक्रीशन होता है। अब हम किडनी का फंक्शन देखते रहते हैं, क्या क्या फंक्शन है किडनी का। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। कितना ब्लड फिल्टर करती है, 180 लीटर ब्लड पर डे किडनी फंक्शन फिल्टर करती है। क्या आपकी बॉडी के अंदर 180 लीटर ब्लड होता है, नहीं होता है। तो फिर ये 180 लीटर ब्लड फिल्टर कैसे कर रही है, ये उसी ब्लड को बार बार फिल्टर कर रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसर चल ही रही होती है। तो कहीं ना कहीं से मेटाबॉलिक वेस्ट तो जनरेट होता ही होता रहता है। तो जहाँ से भी जनरेट हो रहा है वो किडनी के पास में चला जाता है, फिर वो फिल्टर हो जाता है, फिर वो वापस ब्लड सर्कुलेट होकर बॉडी में जाता है, फिर वो किडनी के पास जाता है, फिर वो फिल्टर हो जाता है। जैसे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से, और किडनी उसको बार बार फिल्टर करती रहती है। अब ये फिल्टर करके किडनी यूरिन कितना बनाती है, तो ये बनाती है लगभग 1 से 2 लीटर यूरिन पर डे, ठीक है। अब किडनी तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो क्या इतना बड़ा स्ट्रक्चर ही फिल्ट्रेशन का काम करता है, नहीं। फिल्ट्रेशन का काम करता है किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो ब्लड को फिल्टर करता है। हम उसको अभी आगे देखेंगे, ठीक है। ये है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, इसके अंदर इस नेफ्रॉन के अंदर होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। और ये फिल्ट्रेशन होता कैसे है, ये है ना ADH हार्मोन के थ्रू होता है। ये क्या करता है, ये वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। अब ADH हार्मोन क्या होता है, ठीक है, ये वो हार्मोन है कि अब मैं जब किडनी का फंक्शन पढ़ूंगा तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि ADH हार्मोन का क्या काम होता है, ठीक है। ये बेसिकली ये जो ट्यूब्स है ना, इनमें से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कराते हैं। वाटर का रीअब्सॉर्प्शन मतलब ब्लड तो आया किडनी के अंदर, है ना। अब ब्लड तो जैसे किडनी के अंदर आया, जितना भी वाटर था वो हो गया फिल्टर, पर हमको तो वाटर की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, तो वो जो फिल्टर वाली जो ट्यूब है उसमें से वापस पानी को निकाल लेना, वो है वाटर का रीअब्सॉर्प्शन। उस वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कौन करवाता है, उसको करवाता है ADH, एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो करवाता है उस वाटर का रीअब्सॉर्प्शन। मतलब वो यूरिन की क्वांटिटी को कम कर रहा है, वरना अगर वाटर भी चले जाएगा तो फिर यूरिन की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा, कितने लीटर्स में निकल जाएगी, इतना तो हमारी ब्लैडर की कैपेसिटी ही नहीं है। तो उस वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है, वो करवाता है ADH, ठीक है। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आगे भी कुछ देखना है क्या, नहीं, हाँ, ठीक है। हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि नेफ्रॉन कैसे होता है। किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, ठीक है। यह है रीनल आर्टरी की ब्रांच, ठीक है। ये है बोमेंस कैप्सूल। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये आई इसके अंदर, कैप्सूल के अंदर आई, ठीक है। ये कैपिलरी में फॉर्म हुई, आर्टरी थी, कैपिलरी छोटी छोटी कैपिलरी में फॉर्म होगी, फिर ये ब्लड जो है इस बोमेंस कैप्सूल में हो गया फिल्टर, छन गया यहाँ से, इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर ब्लड जो है वो फिल्टर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से ब्लड गया, ये जो पहले वाला जो आपका जो सर्कुलर दिख रहा है लूप, है ना, इसको, ये जो पूरा पार्ट है हम इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट कौन से होते हैं, जो आपको पहले दिख रहा है, ये बोमेंस कैप्सूल की प्रॉक्सिमिटी में, पास में है, तो हम इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमेटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, PCT, ठीक है। फिर उसके बाद में ये PCT हुआ, यहाँ पे जो कन्वल्सन है, ठीक है, ये वाले कन्वल्सन्स को PCT बोलते हैं। फिर यहाँ से ब्लड गया इस लूप के अंदर, ये जो हेयर पिन टाइप का एक लूप दिख रहा है, जैसा लंबा सा, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले हुआ। इस लूप ऑफ हेनले के बाद में ये जो बाद वाला स्ट्रक्चर है, ये होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये जो पास में था बोमेंस कैप्सूल के, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। जो बाद वाला है इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। तो ब्लड फिल्टर होने के बाद में ये जो आपका फिल्ट्रेट है वो आ रहा है आपके PCT में जा रहा है, ये लूप ऑफ हेनले में जा रहा है, ये DCT में जा रहा है,
ठीक है। इस पीसीटी और डीसीटी में वाटर जो होता है रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे डीसीटी में वेसोप्रोसिन जो कि एडीएच है वो काम करता है और यहाँ से पानी को वापस रीअब्सॉर्ब करवा लेता है, ठीक है। फिर यहाँ से वो फिल्टरेट किया जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट में गया। अब ये कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो फिल्टरेट जाएगा आपके यहाँ पे किडनी के अंदर, फिर यहाँ पे ऐसे कैलेक्सिस करके स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे जाता है, फिर वहाँ से वो चले जाता है आपके यूरेटर के अंदर। तो यहाँ से अल्टीमेटली वो चले जाएगा आपके यूरेटर के अंदर। ये आपकी यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है, ठीक है। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है इसके साथ में ही कैपिलरीज भी रन कर रही होती है और यहाँ पे एक्सचेंज होता रहता है। यूरिया का एक्सचेंज हो गया, आपके सॉल्ट्स का एक्सचेंज हो गया और वाटर का एक्सचेंज हो गया, वो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले और इन कैपिलरीज के बीच में होता रहता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। क्या क्या देखा उसके अंदर होता है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल के अंदर होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का मतलब होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज जब पूरे से झुंड में एक साथ बहुत सारी कैपिलरी इकट्ठी हो जाती है, गुच्छा बन रहती है, उसको बोलते हैं टफ्ट। और उस पूरे टफ्ट ऑफ कैपिलरी के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। किसके अंदर प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस? बोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। बोमेंस कैप्सूल में छना ब्लड ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से फिर वो आया आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में, फिर लूप ऑफ हेनले में, फिर वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में आया, फिर वहाँ से हो गया कलेक्टिंग डक्ट में, फिर वहाँ से हो गया आपके यूरेटर में, ठीक है। यूरेटर से फिर हो गया ब्लैडर में, फिर हो गया यूरेथ्रा में और फिर वो वहाँ से पास हो गया एज यूरिन। ऐसे था पूरा इसका फंक्शन, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रही है। फिल्ट्रेशन तो बोमेंस कैप्सूल में ही हो रही है, ये ब्लड यहीं पे फिल्टर हो जा रहा है, ठीक है, छन रहा है। छन कहाँ पे रहा है? बोमेंस कैप्सूल में ही छन रहा है। आगे तो एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, छनने का काम कहाँ पे हो रहा है? बोमेंस कैप्सूल में हो रहा है। तो इन्होंने ऑप्शन क्या दिए हैं? लूप ऑफ हेनले में होता है क्या? नहीं, लूप ऑफ हेनले में तो वो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। अगला ऑप्शन डीसीटी में हो रहा है क्या? नहीं, वहाँ से तो वो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है वापस में। कलेक्टिंग डक्ट में हो रहा है क्या? नहीं, कलेक्टिंग डक्ट में तो फिर वो यूरेटर में पास हो जाएगी यूरिन। तो ऑप्शन क्या है इसका? सही आंसर है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। अब देखते हैं डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस भाई किडनी जब अगर फेल हो जाती है तो फिर हम आर्टिफिशियल हमने ऐसी मशीन बना रखी है, जैसे ये फिल्ट्रेशन जो हो रहा है ये फिल्ट्रेशन हम आर्टिफिशियल करवा देते हैं, ठीक है। और मशीन के थ्रू वे एक्सटर्नली ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है उसमें, ठीक है। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में जैसे हमने अभी ह्यूमंस में देखा, ठीक है। अब प्लांट का वेस्ट कैसे निकलता है? प्लांट का वेस्ट जो है वो स्टोमेटा के थ्रू ही निकल जाता है। जो स्टोमेटा के जो पोर्स रहते हैं वहीं से हमने देखा है कि वो ऑक्सीजन, प्लांट जो है वो CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट है, तो वो ऑक्सीजन वहाँ से निकाल देता है, और जो एक्सेस वाटर होता है वो वहीं से निकाल देता है, ठीक है। तो प्लांट में क्या होता है? प्लांट में सबसे पहले तो वेस्ट बड़ा कम होता है, क्योंकि प्लांट का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी बॉडी में वेस्ट भी बहुत सारा निकलता है, ठीक है। कैसे एक्सक्रीट होता है? सबसे पहले तो वो स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, या फिर वो स्टोर हो जाता है। वो फूड वैक्यूल बना लेते हैं प्लांट और उसमें वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और या फिर वो तीसरा सोर्स क्या है? जब लीफ पुरानी हो जाती है, ठीक है, वो डेड हो जाती हैं, वो गिर जाती हैं, ठीक है, या फिर वो रेजिन बना लेते हैं या फिर गम बना लेते हैं। प्लांट की जो छाल है, छाल के ऊपर ऐसे एक अलग से केमिकल फॉर्मेशन होता है रेजिन, वो प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल है। वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, पर प्लांट के लिए वो वेस्ट मटेरियल है। तो वो एक तरीके का वो अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रहा है, एक तरीके का वो स्टोमेटा से अपना मटेरियल बाहर निकाल ले रहा है, या फिर वो स्टोर कर ले रहा है वैक्यूल्स के फॉर्म में। ये तीन तरीके से प्लांट अपना वेस्ट जो है वो रिलीज़ करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो हमने सारी प्रोसेस करी इसमें बहुत स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो अपने काम के लिए अडॉप्ट हुए हैं एवोल्यूशन के टाइम में, ठीक है। सबसे पहले अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास में अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वो स्ट्रक्चर बहुत इवॉल्व होते गए और अपने अपने टास्क के लिए वो इवॉल्व हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं एल्वोलाई कैसे इवॉल्व है। एल्वोलाई का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है गैस एक्सचेंज के लिए। अब एल्वोलाई तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, वैसे तो दिखता ही नहीं है, फिर उसका सरफेस एरिया कैसे दिख गया और वो इतना बड़ा कैसे है, ठीक है। तो एल्वोलाई क्या होता है? जितना ज़्यादा छोटा जो रहेगा ना स्ट्रक्चर, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे इसका एग्जांपल आप इसे समझो कि इतना मोटा शुगर का क्यूब है, ठीक है। अगर ये मैं बता देता हूँ कि अगर ये सपोज इतना मोटा एक शुगर का क्यूब है,
ठीक है, यहाँ से ज्वाइन किया हमने, ठीक है। अब इसका सपोज एक्स सरफेस एरिया है। अब अगर मैं इस शुगर के क्यूब को तोड़ के मैं इसका चूरा कर दूंगा और बहुत सारे इसके पार्टिकल्स बन जाएंगे, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स शुगर के क्यूब के बना दिए मैंने, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा ओवरऑल, या फिर इन पार्टिकल्स का मिला के सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा? इन पार्टिकल्स का मिला के सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एरिया बहुत सारा एक्सपोज अप ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे एल्वेलाई बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है मगर उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, विलाई जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। विलाई का काम क्या होता है कि वो जो डाइजेशन जो हो चुका है, ठीक है, जो फूड का डाइजेशन हो चुका है, जो न्यूट्रिएंट्स फॉर्मेशन हो चुका है, वो उसको एब्जॉर्ब करती है बहुत इफिशिएंटली। विलाई कैसे हो जाती है, जैसे अब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना। विलाई का मतलब होता है कि इस स्ट्रक्चर में ये ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इसके अंदर प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स, यहाँ पे जा रही है ब्लड वेसल्स। तो ये यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन आ रहा है, ये न्यूट्रिशन आया, ठीक है। अभी यहाँ पे तो कम है सरफेस एरिया, यहाँ पे इतना एब्जॉर्ब नहीं होगा, मगर ये यहाँ से ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये ऐसा पूरा उभार हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम है ताकि जो न्यूट्रिशन आ रहा है ये इसके अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। तो विलाई इस तरीके से एफिशिएंटली आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है? हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन की कैपेसिटी को, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। हमने देखा था ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा हो गया आपका, है ना, आरबीसी हो गया आपका, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया। तो ऑक्सीजन तो प्लाज्मा के साथ भी जा सकती है, मगर जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन उसके साथ बहुत ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है उसकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को लेके जाने की, वरना वो तो प्लाज्मा के साथ भी जा ही सकती थी ऑक्सीजन, पर वो हीमोग्लोबिन से अटैच होकर जा रही है, तो क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन को ले जा सकता है। तो हीमोग्लोबिन एक मॉडिफाइड मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन को ज़्यादा ले जाने के लिए बना है, वरना वो तो प्लाज्मा के साथ भी जा सकता था। तो ये ऐसे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, अपने ब्लड आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होकर और ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ में ले जाता है। और डबल सर्कुलेशन हमने देखा ही था, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। इससे क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो नीचे के नीचे रह जाता है और ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऊपर सर्कुलेट हो रहा होता है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड सेपरेट हो जाते हैं इससे, ठीक है। और दोनों सिस्टम का अपना अपना फंक्शन है, दोनों सर्कुलेशन का अपना अपना फंक्शन है। अब क्या होता है, क्लिनिकल और डेली लाइफ रिलेवेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम डेंटल केरीज को देख लेते हैं। क्या होता है कि जब भी आप कुछ खाते हो, मीठा वगैरह कुछ भी खाते हो और प्रॉपर आप ब्रश नहीं करते हो उसको, और अगर वो आपके दांत में रह जाता है तो जो बैक्टीरियाज हैं वो शुगर से रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। वो एसिड जो बना है ये आपके दांत के आगे जो दांत के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर उसको हम इनेमल बोलते हैं, जो हार्ड स्ट्रक्चर है वाइट कलर का, वो उस इनेमल को ऐसे गला उसको जो है उसका इरोजन करवाता है, उसकी लेयर को डिप्लीट कर रहा होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डेंटल कैरीज। स्मोकिंग से क्या होता है कि हमने देखा कि एल्वोलाई ऐसा सैक लाइक एल्वोलाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एल्वोलाई ऐसा थिन स्ट्रक्चर होता है। जब भी आप स्मोक करोगे, है ना, वो इस एल्वोलाई की एक्सचेंज वाला जो एरिया है, ठीक है, ये एल्वोलाई है उसको डैमेज कर देगा। एल्वोलाई डैमेज हो गया तो यहाँ से गैस का एक्सचेंज होना था ये नहीं हो पाएगा, तो आपका गैसियस एक्सचेंज का एरिया कम हो गया। तो ऐसे स्मोकिंग जो है आपका गैसियस एक्सचेंज का एरिया कम कर देती है। यहाँ पे वो अपना टार का फॉर्मेशन कर देते हैं, टार फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे टार का एक्यूमुलेशन हो जाता है। जब जो बहुत क्रॉनिक स्मोकर होते हैं उनका लंग एकदम ऐसे काला काला हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारा टार निकल जाता है, ठीक है। ये भी सीलिया को डैमेज करती हैं और म्यूकोसा की क्लियरेंस को कम कर देती है। अभी सीलिया और म्यूकोसा की क्लियरेंस का क्या मतलब है, जो आपका ट्रेकिया होती है इसके अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होती है, अपने नोज़ के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये सीलिया जो है वो गैस के एक्सचेंज को और फॉरेन पार्टिकल्स को रोक लेती है, ठीक है। और जो अंदर म्यूकस बन रहा होता है, आपके लंग के अंदर म्यूकस बन रहा होता है, वो उसको क्लियर करती रहती है। ये सीलिया से स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लंबा सा पतला सा स्ट्रक्चर होता है जो ऐसा प्रेजेंट होता है, वैसा हिल रहा होता है, ठीक है। वो ऐसे म्यूकस बनता रहता है तो उसको ऐसे हिला के निकाल देता है। मगर जो स्मोकिंग जब आप करते हो तो वो जो सीलिया जो है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर था वो डैमेज हो गया, तो म्यूकस जो यहाँ पे बन रहा था, जो पहले सीलिया इस म्यूकस को हटा दे रहा था, तो पहले म्यूकस है सीलिया इस म्यूकस को हटा दे रहा है, मगर अब यही डैमेज हो गया तो म्यूकस भी है स्ट्रक्चर इकट्ठा होता रहेगा।
और म्यूकस भी इकट्ठा होता रहेगा तो क्या होगा कि जो एल्वोलाई में चला जाएगा और वहाँ पे फिर गैस का एक्सचेंज, इस एल्वोलाई के अंदर अगर म्यूकस इकट्ठा हो गया तो यहाँ से गैस का एक्सचेंज नहीं होने देगा, ठीक है। और हार्ट का फिर हमको पता है स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, हार्ट डिसीज़ होती है, इसके रिस्क जो है वो बढ़ ही जाते हैं, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ प्रोसेस का, वो ये है कि आप ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है। किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया। इस डोनेशन के लिए आपको टिश्यू की कॉम्पेटिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिश्यू कॉम्पेटिबिलिटी से मतलब होता है कि सबसे पहले तो आपका ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए, ठीक है। जब वो ब्लड ग्रुप मिल जाता है तो ही आप किसी को अपना ऑर्गन या फिर ब्लड डोनेट कर सकते हो, वरना आप उसको डोनेट नहीं कर सकते हो। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो ऑर्गन आपने दूसरे पर्सन की बॉडी में दिया है वो वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। हम उसको मेडिसिन देते हैं और उस जो रिजेक्शन की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है हम उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मगर उसके लिए टिश्यू की कॉम्पेटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए टिश्यू की कॉम्पेटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ब्लड ग्रुप की मैचिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद भी जो पर्सन है जिसको ऑर्गन दिया है वो कई महीनों तक, कई सालों तक सर्विलेंस पे ही रहता है कि वो बॉडी ने उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करा है कि नहीं करा है। हमने अब आई थिंक हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं। हमने फोटोसिंथेसिस देखा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है उसकी इक्वेशन हमने देख ली थी। एटीपी का हाइड्रोलिसिस, तो जो एटीपी था वो ट्राइफॉस्फेट था, वो टूटा, डाइफॉस्फेट में बना, एक फॉस्फेट रिलीज़ हुई, साथ में एनर्जी रिलीज़ हुई। कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई? 30.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm/Hg। और यूरिन का आउटपुट कितना होता है? 1 से 2 लीटर पर डे, ठीक है। कितना फिल्टर बनता है? ब्लड कितना छन रहा है? ब्लड 180 लीटर ब्लड जो है वो छन रहा है, ठीक है। और एल्वोलाई का सरफेस एरिया कितना होता है? 80 मीटर स्क्वायर। अब 80 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इतना सी एल्वोलाई होती है। और लंग ही हमारा इतना सा ही स्ट्रक्चर है, लंग्स का, लंग को ज़्यादा बड़ा नहीं है, लंग इतना स्ट्रक्चर है, ठीक है। पर ये 80 मीटर स्क्वायर का एरिया, मतलब एल्वोलाई कितना छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है कि उसका सर्फेस एरिया इतना ज़्यादा हो गया। हमने देखा ना कि आइस क्यूब से कि जितना ज़्यादा उसको छोटा करते जाओगे किसी भी चीज़ को, उसका सर्फेस एरिया उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ऐसे ही एल्वोलाई का 80 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, ठीक है। हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करें हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजन और जो कार्बन, जो ग्लूकोज बन रहा है उसमें कौन सा ऑक्सीजन है और जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है वो कौन सा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वो वाटर वाला और CO2 वाला जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज में आता है, वाटर वाला ऑक्सीजन है वो नेचुरल ऑक्सीजन में रिलीज़ हो जाता है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। ये नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन आता है कि फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? फिल्ट्रेशन बोमेंस कैप्सूल में होता है। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? रीअब्जॉर्प्शन PCT में होता है, DCT में होता है, ठीक है। फिर हमने प्लांट्स के बारे में देख लिया कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जाइलम फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो हम ये लाइफ प्रोसेस वाला जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है।